नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री घटनाचक्र पुनरावलोकन देख रहे थे। तो उस कड़ी में जो है पिछली क्लास में क्लास नंबर 206 तक मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 207 से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अर्थात इसमें हमें देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई एवं कौन सी घटना बाद में हुई। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो चौरी चौरा कांड है, जो चौरी चौरा हिंसा था, यह 1922 में हुई। तो जो चौरी चौरा हिंसा यह 1922 में हुई। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, यह 1909 में हुआ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। फिर जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, यह 1919 में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ। तथा जो गांधी जी की दांडी यात्रा है, गांधी जी की दांडी यात्रा वो 1930 में हुआ। तो जो गांधी जी की दांडी यात्रा है यह 1930 में हुआ था। अब इसको हमें जो है सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो जो सबसे पहले घटना हुई वह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ। तो पहले दो होगा। फिर दूसरे नंबर पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ जो कि 1919 में हुआ, तो दो के बाद चार होगा। फिर जो है चौरी चौरा हिंसा हुआ जो कि 1922 में हुआ, तो चार के बाद एक होगा। फिर दांडी यात्रा जो कि 1930 में हुआ, एक के बाद तीन होगा। तो दो चार एक तीन, इसका ऑप्शन बी सही है, दो चार एक तीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। तो पूछ रहा है कि जो 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था वह किसका उपबंध करता है। तो वह जो है अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाया। तो जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आया था, यह जो है ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली एवं जो हड़ताल होते थे उन पर रोक लगाया। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जो कि इसका ऑप्शन डी सही है। तो वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन तथा जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। अर्थात आप रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन इत्यादि जो सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाएं हैं, इनको जो है आपको अगर हड़ताल करना है तो पहले सूचना देना होगा और परमिशन मिलने पर ही हड़ताल किया जा सकता है। बिना सूचना कि आप जो है हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान करता है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा लखनऊ समझौता एवं भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसमें हम देखेंगे जो तत्कालीन भारत राज्य सचिव मॉर्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा विभिन्न सुधारों के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम जो कि 1935 था, इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई। एवं भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया। जबकि लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पूना पैक्ट मोहम्मद अली एवं जिन्ना के बीच में हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा वर्ष 1916 में संपन्न हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन सी घटना पहले हुई फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो दोस्तों इसमें हमें देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई एवं कौन सी घटना बाद में हुई। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। गांधी जी के नमक यात्रा के बाद, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ जो कि 1930 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यह जो 1940 में प्रारंभ हुआ, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यह 1940 में प्रारंभ हुआ। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह 1940 में प्रारंभ हुआ। एवं भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह अगस्त
1942 में प्रारंभ हुआ। इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में प्रारंभ हुआ। तो जो क्रिप्स मिशन है यह मार्च 1942 में प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रारंभ हुआ। तो अब इसको जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ एक, फिर उसके बाद जो है 1940 में व्यक्तिक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1940 में, तो एक के बाद दो, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन नहीं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, जबकि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में प्रारंभ हुआ। तो एक दो के बाद चार होगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में प्रारंभ हुआ तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। तो चार के बाद तीन होगा। तो एक दो चार तीन, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक दो चार तीन। तो निम्नांकित कालानुक्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात करना है। तो इसमें जो है निम्नांकित कालानुक्रम पर विचार कीजिए तथा निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है कालानुक्रम मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई फिर बाद में कौन सी हुई। तो जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया। पूना पैक्ट जो पूना पैक्ट है यह सितंबर जो पूना पैक्ट है यह सितंबर 1932 में हुआ। जो पूना पैक्ट है यह सितंबर 1932 में हुआ। फिर क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स मिशन है यह जो है 1942 में आया। तो जो क्रिप्स मिशन है यह 1942 में आया तथा साइमन कमीशन है यह 1927 में आया। तो जो साइमन कमीशन है यह 1927 में आया। तो इसको जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर पहले देखा जाए तो पहले साइमन कमीशन अर्थात दो होगा 1927, फिर उसके बाद जो है पूना पैक्ट जो कि सितंबर 1932 में आया। तो दो के बाद चार होगा। फिर उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया। तो चार के बाद तीन होगा। फिर कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया। तीन के बाद एक होगा। तो दो चार तीन एक। तो दो चार तीन एक यही सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। दो चार तीन एक, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में नेक्स्ट क्वेश्चन 212, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित आंदोलन सही सुमेलित है। तो आंदोलन दिया गया सत्याग्रह, उससे संबंधित व्यक्ति दिया गया। तो जो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल श्रमिक तथा खेड़ा। तो दोस्तों जो चंपारण था, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया। तो चंपारण से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुमेलित होंगे, ये सही सुमेलित है। जबकि अहमदाबाद मिल श्रमिक से मोरारजी देसाई जो कि सुमेलित नहीं है, इससे गांधी जी संबंधित है। खेड़ा आंदोलन जो खेड़ा आंदोलन है इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। हाँ तो ये संबंधित है। तो इसका एक और तीन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी के ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन या सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में बिहार में चंपारण में। और किसके साथ किया? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया। अतः कथन एक सत्य है। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था। तो जो अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह यह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया। किसके सहयोग से किया? तो अनसुईया बेन के सहयोग से किया, न कि मोरारजी देसाई के सहयोग से। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक एवं वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया। तो जो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213। तो इसमें जो है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो दांडी मार्च है दोस्तों, जो दांडी मार्च था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ तथा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। तो जो दांडी मार्च है यह 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला दांडी मार्च। तो जो दांडी मार्च है यह 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला तथा जो
शिमला समझौता है, जो शिमला समझौता है, वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला समझौता 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जो वेवेल प्रस्ताव था, वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को, कब 25 जून 1945, 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ। कब 25 जून 1945 को। यह क्यों हुआ? यह वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे शिमला समझौता बोला जाता है। तथा तिलक की मृत्यु, जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तथा जो है चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह, यह वर्ष 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो अब इसको जो है सही कालानुक्रम में मिलान करना है। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, तो 4 होगा। फिर उसके बाद जो है 12 मार्च से दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ तथा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, तो फिर उसके बाद 1 होगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो शिमला चंपारण सत्याग्रह के बाद तिलक की मृत्यु होगी 1920 में, तो 1 से पहले 3 होगा, तो 4 3 1। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है शिमला समझौता होगा, 25 जून 1945 को शिमला समझौता होगा, तो 2 होगा, तो 4 3 1 2। तो इसमें देखते हैं 4 3 1 2, इसका ऑप्शन डी सही है, 4 3 1 2। तो जो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, दांडी यात्रा 12 मार्च प्रारंभ हुआ तथा 5 अप्रैल 1930 तक चला। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, यह वर्ष 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यह 13 अप्रैल, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट जो है रोलेट एक्ट के विरोध में जो हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाया था, तो उसी को जो जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दांडी मार्च, जो दांडी मार्च है, यह 12 मार्च को प्रारंभ हुआ, 12 मार्च को प्रारंभ हुआ तथा 5 अप्रैल को चला। और यह कब तक चला? 12 मार्च से प्रारंभ होकर के 5 अप्रैल तक चला 1930 में। तो जो दांडी मार्च है, यह 12 मार्च से प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल तक चला। और यह कब तक चला? 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ, 5 अप्रैल 1930 तक चला। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। तो अब इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, तो 4 होगा। फिर उसके बाद जो है जलियांवाला बाग नरसंहार होगा अब 13 अप्रैल 1919 को, तो 4 के बाद 2 होगा। फिर उसके बाद जो है दांडी मार्च हुआ, जो कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ एवं 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, तो यह जो है 1 होगा। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, तो फिर उसके बाद 3 होगा, तो 4 2 1 3। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 4 2 1 3। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो नीचे दिए कूट को सही घटना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, नीचे दिए गया कूट को। तो दोस्तों जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट वर्ष 1932 में महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से ही पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसकी शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित रखे गए, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो यह पूना पैक्ट कब हुआ? यह 1932 में हुआ। तो यह पूना पैक्ट 1932 में हुआ। फिर उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया, कैबिनेट मिशन। फिर शिमला समझौता,
जो शिमला समझौता है यह कब हुआ था? तो जो शिमला समझौता या शिमला कॉन्फ्रेंस है, वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की और जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। तो कब बुलाया? जून 1945 में। तो जो जून 1945 में जो वेवेल थे वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं को एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की और जून 1945 में शिमला सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को बुलाया। तो इसको जो है हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ, तो एक होगा। फिर उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त 1942 में हुआ, तो एक के बाद दो होगा। फिर उसके बाद जो है शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ, तो दो के बाद चार होगा। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में, तो तीन होगा। तो एक दो चार तीन, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक दो चार तीन, ऑप्शन ए। तो वर्ष 1932 के महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से ही पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित रखे गए थे, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग लगभग दलितों के लिए सुरक्षित रखा गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त हुआ। तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन कब प्राप्त हुआ? तो यह जो 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्राप्त हुआ, तथा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। तो जो समर्थन प्राप्त हुआ वह 8 अगस्त 1942 को प्राप्त हुआ, तथा यह भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की एवं जून 1945 में शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने 24 मार्च 1946 के उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनैतिक पक्षों, सरकार के अधिकारियों आदि से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी सरकार उसकी सहमति के बिना भी करने को सत्ता हस्तांतरण करने को तैयार थी। 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो रॉयल इंडियन नेवी में गदर था, जो रॉयल इंडियन नेवी में गदर, यह 18 से 23 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ। तो जो रॉयल इंडियन नेवी था, इसमें जो गदर था, यह जो 18 से 23 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ। रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब प्रारंभ हुआ? यह 18 से 23 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यह 7 सितंबर को प्रारंभ हुआ। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, तथा उसके बाद जो है 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यह 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ तथा 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो इसका अगर हम सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, 1 दिसंबर 1931 तक चला, तो 3। फिर उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, तो 3 के बाद 2 होगा। फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 से 23 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ, तो यह जो है 1 होगा। तो 3 2 1, तो 3 2 1, इसका ऑप्शन सी सही है। 3 2 1। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यह 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ। तो नीचे दिए गए कूट एवं उसकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो इसको भी हमें जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो बंग भंग का निर्णय है, यह वर्ष 1905 में हुआ बंग भंग का निर्णय। तो जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को इस निर्णय की घोषणा कर दी गई। तो इस बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, यह 20 जुलाई
1905 को कर दी गई। फिर इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? यह 7 अगस्त 1905 को। इसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो हमें इससे पता चलता पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन में पहले 1 एवं 3 है। तो इसमें तीनों ऑप्शन में जो है 1 एवं 3 है। तो अब फिर हमें एलिमिनेट करना है। तो फिर उसके बाद जो है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा। तो जो सूरत विभाजन है दोस्तों, जो सूरत विभाजन यह वर्ष 1907 में हुआ। तो जो सूरत विभाजन है यह वर्ष 1907 में हुआ। तो 3 के बाद जो है 4 आएगा। तो 1 3 4 देखते हैं इसमें कौन सा है। तो 1 3 4 इसका ऑप्शन ए सही है, यही मिल गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सॉरी, 1 3 2 फिर उसके बाद जो है 2 आ जाएगा। मतलब कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, यह दादा भाई नौरोजी ने बोला था। तो 1 3 2 4 इसका ऑप्शन बी सही है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। तो नेक्स्ट विचार करना है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। दूसरा कारण आर, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी तथा उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसमें कथन ए गलत है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, यह बात गलत है। नहीं, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा थी तथा उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो हाँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो अतः कारण आर सही है। तो इसका ऑप्शन बी डी सही होगा, ये गलत, आर सही है। तो उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया। तो नेक्स्ट, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो यह जो क्लीमेंट एटली ने बोला था। तो जो क्लीमेंट एटली है, क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था डोडो एक विलुप्त पक्षी है, उसी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। तो नेक्स्ट 220 क्वेश्चन, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? यह जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था। तो जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स का यह कथन है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। तो वर्ष 1942 में भारत आए मिशन के नेतृत्वकर्ता थे। तो जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स था, यह वर्ष 1942 में आया जो क्रिप्स मिशन आया था उसका नेतृत्व करता था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य भी सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो यह जो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह कथन जो सच्चिदानंद सिन्हा का था। तो नेक्स्ट, प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में हुआ? तो जो प्रथम अणुबम विस्फोट है यह हिरोशिमा में हुआ। तो जो प्रथम अणुबम विस्फोट है यह किस नगर में हुआ? तो जो प्रथम अणुबम विस्फोट है यह 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के नागासाकी
शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो अमेरिका ने जापान पर 2 अणुबम विस्फोट किया, जबकि जो पहला अणुबम विस्फोट है यह जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान का शहर था उस पर किया। फिर दूसरा अणुबम विस्फोट इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर किया। तो फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो जो फ्रांसीसी क्रांति है यह जो 1789 में प्रारंभ हुई। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है यह 1789 में प्रारंभ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। तो निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनिए। तो जो अमृतसर घटना है, चौरी चौरा घटना है एवं चंपारण आंदोलन है एवं मोपला विद्रोह है, इसको सही कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो जो मोपला विद्रोह है दोस्तों, जो मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ। तो मोपला विद्रोह यह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ। अमृतसर की घटना, जो अमृतसर की घटना हुआ इसे जो है जलियांवाला बाग घटना भी बोला जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो जो अमृतसर की घटना या जलियांवाला बाग घटना हुआ यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण विद्रोह हुआ या चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ। तो जो चंपारण सत्याग्रह है यह वर्ष 1917 में हुआ। चौरी चौरा घटना, जो चौरी चौरा घटना है यह 4 फरवरी 1922 को हुआ। तो जो चौरी चौरा घटना है यह 4 फरवरी 1922 को हुआ चौरी चौरा घटना। तो इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ तो सी होगा। फिर उसके बाद जो है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ तो सी के बाद डी होगा। फिर उसके बाद चौरी चौरा घटना जो है नहीं, फिर उसके बाद जो है सॉरी पहले चंपारण सत्याग्रह होगा 1917 में। फिर अमृतसर की घटना होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो सी के बाद ए होगा। तो सी के बाद ए होगा। फिर जो मोपला विद्रोह होगा 1921 में डी होगा। फिर उसके बाद चौरी चौरा घटना होगा 4 फरवरी 1922 को। तो फिर बी होगा। तो सी ए डी बी। तो देखते हैं सी ए डी बी, इसका ऑप्शन सी सही है। सी ए डी बी। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। कथन दो, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। कथन तीन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 के पद पर नियुक्त हुए। यह कथन तीन है। तो कथन एक सही है। जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी जो मृत्यु हुई यह चौथी पदावधि में हुई, अर्थात यह 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे तथा चौथा बार जब इनका कार्यकाल था तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो प्रथम कार्यकाल जो था यह वर्ष 1947 से 1952 तक था। तो प्रथम कार्यकाल 1947 से 1952 तक, फिर 52 से 57 तक था, फिर 57 से जो है 1962 तक था, 57 से 1962 तक था। फिर उसके बाद जो 1962 से 1964 तक था। तो 1962 से 1964 तक था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु उनके कार्यकाल के चौथी पदावधि में हुई थी। कथन एक सही है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के वर्तमान जो कि प्रयागराज है उसके फूलपुर से सदस्यता ग्रहण की थी। तो यह रायबरेली नहीं, यह फूलपुर होगा, फूलपुर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में प्रयागराज के फूलपुर से प्रतिनिधित्व ग्रहण किया था। फिर कथन तीन, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। तो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त किए गए। तो जो मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि 1977 में इस पद पर नियुक्त हुए। तो कथन तीन भी सही है, केवल कथन दो गलत है। तो एक और तीन सही है इसके कथन। तो एक और तीन, तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक और तीन। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि, इनका अगर पदावधि देखा जाए तो 1947 से 52, 1952 से 57, 1957 से 62, 1962 से 64 के दौरान
हुई। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। तो जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः कथन दो सही नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए, उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो जो मोरारजी देसाई है, यह जो सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। तो दोस्तों इसको हमें जो है कालानुक्रम में प्रस्तुत करना है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी कब हुई थी, वह यह वर्ष 1934 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी तथा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1930 को हुआ था। मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, पूना समझौता। जो पूना समझौता था यह सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो जो पूना समझौता है यह सितंबर 1932 को हुआ था। लखनऊ समझौता, जो लखनऊ समझौता है, यह वर्ष 1916 में हुआ था। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले लखनऊ समझौता होगा, तो एक होगा। फिर उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता, एक के बाद दो होगा। फिर उसके बाद पूना समझौता, दो के बाद तीन होगा। तो अतः यह सही जो है ऑर्डरली होगा, एक दो तीन चार। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक दो तीन चार। तो अगर देखा जाए तो जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता वर्ष 1917 में, सॉरी वर्ष 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो थे अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। दूसरा गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता है, यह 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा ब्रिटिश सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूना समझौता, जो पूना समझौता है यह 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, तो जो 1 अगस्त 1934 है, 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त एवं निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 227, इनमें कौन सी जोड़ी समझौता वर्ष सुमेलित है? तो जो लखनऊ समझौता है, यह लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, सही है। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता है, यह 1932 में नहीं हुआ, यह 1931 में हुआ। तो यह क्वेश्चन गलत दिखा रहा है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को शिमला समझौता वर्ष 1945 में तथा पूना समझौता जो था यह वर्ष 1932 में हुआ। इसके अलावा वर्ष 1945 में लियाकत अली और भूला भाई देसाई के मध्य समझौते की बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। तो निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो जो फतेह सिंह राठौर थे, जो फतेह सिंह राठौर हैं, इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो जो फतेह सिंह राठौर है, इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। मणि कौल को, जो मणि कौल है, यह फिल्म निर्माता तथा आरएसएस